नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, आज के टॉपिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख जातियां। ठीक है, जनजातियां का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें कि थारू जनजाति और भोटिया जनजाति का टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों उत्तराखंड की कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कोल, किरात और खस उत्तराखंड की प्रमुख जातियां हैं दोस्तों। आज इनका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। कौन से क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में बने हुए हैं या बनने की संभावना है, उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रमुख जातियां कोल, किरात, खस। ठीक है, तो दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड सदियों पूर्व से ही मानव आवास के लिए उपयोग में आती रही है। ठीक है, यहाँ की सौंदर्य में घाटियाँ, प्राकृतिक वनस्पतियों से समृद्ध पर्वत, जल से भरपूर नदियाँ, शांतिपूर्ण वातावरण, शुद्ध वायु और जल की प्रचुरता आदि मानव को अपना यहाँ आवास बनाने के लिए सदियों से आकर्षित करती रही है। इसके अलावा यहाँ पर मानव के लिए रहने के लिए गुफाएं, लघु उड़ियार, काफ़ी उड़ियार भी मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ आवास बनाने के लिए भी यहाँ पे आदि मानव रहे हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों कि उत्तराखंड में मानव सभ्यता का उद्भव ऋग्वैदिक काल से पूर्व रहा हुआ। महापाषाणीय समाधान तथा अनेक प्रजातियों का अस्तित्व वर्तमान समय में यहाँ आज भी पाया जाता है, और वर्तमान जो पुरानी प्रजातियाँ या जनजातियाँ हैं ये भी यहाँ आज भी पाई जाती हैं। और जो पुराणों की ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, यहाँ के ग्रंथों का प्रभाव भी यहाँ पर देखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक जो हमारा है, पहला है दोस्तों कोल जनजाति। ठीक है, कोल, खस और किरात इन तीन प्रमुख जनजातियों को उत्तराखंड की सबसे प्रमुख प्रजाति या जाति माना गया है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को अंत तक देखना चाह रहे हो तभी आप इस वीडियो के पॉइंट को समझ पाओगे। ठीक है, आधे अधूरे आप देखोगे, कुछ वीडियो यहाँ देखी, कुछ किसी और यूट्यूब चैनल में देखी। ठीक है, तो ऐसा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, एक एक पॉइंट आपको पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो कोल दोस्तों, ठीक है, कोल प्रजाति को उत्तराखंड की सबसे सर्वाधिक या सबसे पुरानी प्रजाति माना गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में सबसे प्राचीन प्रजाति किसे माना जाता है, तो कोल जाति को उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति माना गया है। ठीक है, अब कोल प्रजाति का या कोल जाति का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो बाण भट्ट तथा कालिदास की कृतियों में उनकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन है और कोल जनजाति के बारे में भी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या सबर नाम से भी मिलता है, और ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों UKSSC के एग्जाम में पूछा गया है। मुंड या सबर नाम से किस जाति को उत्तराखंड में जाना जाता है, तो मुंड या सबर के नाम से जाना जाता है दोस्तों कोलों को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोल सामान्यतः नाटेकद, कृष्ण वर्ण, चपटी नाक, मोटे होंठ, घुंघराले केस युक्त होते हैं। तो इनकी शारीरिक बनावट दोस्तों नाटाकद, कृष्ण वर्ण, चपटी नाक और मोटे होंठ, घुंघराले केस कोलों की शारीरिक बनावट होती है दोस्तों। ओके, अनेक इतिहासकार एवं विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में निवास कर रही निम्न जातियां ही कोलों के वंशज हैं। तो वर्तमान में जो उत्तराखंड में निम्न जातियां निवास करती है वो कोलों की ही प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों नृत्य, संगीत, मदिरा पान कोलों के जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, नृत्य, संगीत, मदिरा पान और कोलों के जीवन का ये अभिन्न अंग था, और इनमें दोस्तों कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है। आपसे पूछा जाए कि कुमार कुमारी प्रथा किस जाति में प्रचलित है, तो ये कोल जाति में प्रचलित है। ठीक है, विवाह संबंधी ये प्रथा है, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, कोल सैंधवों की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कोल सैंधवों की भांति, सैंधव एक सभ्यता थी, ठीक है, की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। तत्पश्चात मृतक की जो अस्थियां थी उसको मिट्टी के पात्र में एकत्र करते थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति उत्तराखंड में मृतकों को खुले में फेंकती थी, तो कोल जनजाति। ठीक है, और देखिए भूत प्रेत, झाड़ फूंक, जादू टोना आदि में भी कोलों का विश्वास था।
तो दोस्तों सैंधव सभ्यता के समान इनका आचरण मिलने पर कहा जाता है कि ये आर्यों के समान रहे हुए थे। ठीक है, यानी कि आर्यों का विशेष प्रभाव इन पे था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, भूत प्रेत झाड़ फूंक जादू टोना आदि में ये विश्वास करते। धार्मिक प्रथा में अगर बात कर ले दोस्तों, तो वे अनेक देवी देवताओं के साथ वृक्षों को भी पूजते थे। नाग पूजा, लिंग पूजा, जागर और पशु बलि यहाँ पर प्रचलित थी। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल मुंड जाति उत्तराखंड के आदि निवासी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइटर का नाम पूछकर आपसे पूछा जाता है कि किसके अनुसार कोल या मुंड जो है, मुंड या सबर, मैंने अभी आपको बताया, जाति उत्तराखंड के आदि निवासी थी। ठीक है, तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिसको कि चारण भी कहा जाता है, ठीक है, चारण की उपाधि या चारण के उपनाम से इनको जाना जाता है, और शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल जाति उत्तराखंड की आदि निवासी हैं। ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों किरात जाति पे। ठीक है, तो किरात जाति दोस्तों, कोल जनजाति के बाद जो कोल को रिप्लेस किया वो किया किरात जाति ने। ठीक है, अब किरात जाति को डिटेल देख लेते हैं। इस प्रजाति के अन्य प्रमुख नाम है दोस्तों कीर, किन्नर और कीर पुरुष। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस प्रजाति के अन्य प्रमुख नाम है दोस्तों कीर, किन्नर और कीर पुरुष। स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को कौन सा शब्द से संबोधित किया गया है? तो भिल्ल शब्द से किरातों को संबोधित किया गया है। राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार केदार खंड खस मंडले से बनने से पूर्व किरात मंडले था। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार खस से पहले खस से पहले किसका था? किरात का आधिपत्य था। ठीक है, तो कोल, किरात और खस, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार खस मंडल से पहले यहाँ पर किरात जाति निवास करती थी। किरातों से पूर्व उत्तराखंड में कोलों का बहुल्य था। तो देखिए, कोल, किरात और खस, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान समय में उत्तराखंड में किरात प्रजाति के वंशज तराई भाबर, थल यानी कि पिथौरागढ़, तेजम पिथौरागढ़, मुनस्यारी भी पिथौरागढ़ और कपकोट यानी कि बागेश्वर में, इसके अलावा अस्कोट से काली नदी के किनारे तथा घाट तक के भू क्षेत्र तथा कर्णप्रयाग से द्वारा हाट तक मिलते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में उत्तराखंड में किरात प्रजाति के वंशज तराई भाबर में मिलते हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर व अल्मोड़ा तक इनका प्रजाति फैली हुई है। ठीक है, किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, जैसे मंगोलाइड जो हमारी जनजाति होती है, उसमें मंगोलाइड जनजाति के समकक्ष माना जाता है दोस्तों भोटिया को। ठीक है, भोटिया जनजाति को मंगोलाइड प्रकार के लक्षण इन पे पाए जाते हैं। तो ऐसे ही किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना गया है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा कौन सी जाति मंगोल प्रजाति से संबंधित मानी जाती है, और वहाँ पे भोटिया भी दे देगा और आप भोटिया को टिक करके आ जाओगे। लेकिन आपको जाति और जनजाति में फर्क आना चाहिए। ठीक है, तो किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना गया है। किरात मूल रूपेण भ्रमणकारी प्रवृत्ति के पशुपालक थे दोस्तों। ठीक है, ये घुमंतु प्रकार के थे और प्रिय भोजन इनका सत्तू था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी जाति का प्रिय भोजन सत्तू है? तो ये हो जाएगा दोस्तों किरात वंशज या किरात जाति। ठीक है, इसके अलावा मांस, मदिरा और शहद भी इनका मुख्य भोजन था। किरातों में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी दोस्तों। ठीक है, जो किरात जाति थी इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी और किरातों का जीवन धर्म प्रधान था। ओके, बहुदेववाद के ये समर्थक थे और मुख्य देवता इनके शिव थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किरातों के मुख्य देवता यानी कि किरात किस देवता को अपना मुख्य देवता मानते थे? तो शिव को ये अपना मुख्य देवता मानते हैं। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाल एवं कुमाऊं के आदि निवासी किरात थे। ठीक है, जैसे कोल में हमने पढ़ा डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, वैसे ही किरात में आपको याद रखना है ग्रियर्सन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाल एवं कुमाऊं के आदि निवासी या आदि जाति किसे कहा जाता है? तो किरात वंशज प्रसिद्ध विद्वान ग्रियर्सन इनको मानते हैं। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार खस मंडल से पहले यह किरात मंडल था। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी रचना में इस क्षेत्र को किरात जाति का होना अनिवार्य
या वर्णित किया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक थी दोस्तों इंडिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा भी जा सकता है। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका और यूनानी राजदूत था और इसने इस क्षेत्र में किरात जाति का होना वर्णित किया है। कालिदास के रघुवंश में भी किरात का वर्णन है। तो देखिए कालिदास के कई है, अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, इसके अलावा मेघदूत है जिसमें कि अलकापुरी शब्द है। ठीक है, कर्णवाश्रम सब मेघदूत में ही रचित है। रघुवंश है। ठीक है, तो कालिदास के रघुवंश में किरात का वर्णन है। तो कालिदास के किस काव्य या किस रचना में किरात का वर्णन है? तो रघुवंश में। ठीक है, नेक्स्ट है सप्त सिंधु के अनुसार किरात भी आर्य जाति के ही थे। तो सप्त सिंधु के अनुसार किरात जाति आर्य जाति के ही समान थी। वर्तमान समय में उत्तराखंड में हरिजन, शिल्पकार और डोम से भी जाना जाता है। तो वर्तमान में ये किरात जनजाति इन संबंधित जातियों में विभक्त हो चुके हैं। आर्यों ने किरातों को शूद्रा तथा अर्धशूद्रा की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आर्यों ने किरातों को शूद्रा व अर्धशूद्रा की संज्ञा दी है। तो इतने पॉइंट थे किरात से रिलेट। ठीक है, एक एक पॉइंट परीक्षा में आपसे इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि एक ग्रुप सी के लेवल में पूछा जाए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों खस जाति। ठीक है, तो कोल के बाद किरात और किरात के बाद आती है आपकी खस जाति। ठीक है, किरातों के पश्चात खस जाति का उद्भव माना जाता है। स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, वृत्त संहिता और विदेशी यात्रियों की बात करें तो टॉलेमी, प्लिनी और अल बरूनी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमने कुनिंद वंश में डिस्कस किया था, कुनिंद वंश की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कुनिंद वंश में टॉलेमी विदेशी यात्री का वर्णन मिलता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस टॉलेमी ने उत्तराखंड के किस वंश का वर्णन किया है? तो टॉलेमी ने कुनिंद वंश का। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत का सभा पर्व खसों के संबंध में उल्लेख करता है। महाभारत का सभा पर्व किस जाति से संबंध में उल्लेख करता है? तो खसों से रिलेट। ठीक है, और कहा जाता है कि खसों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, महाभारत के अनुसार खस महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों खसों के समय कुछ सामाजिक प्रथाएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, आप में से इन तीन जो पॉइंट हैं जो इनकी सामाजिक प्रथाएं कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। तो घर जवाई आपको पता ही है। तो खसों के समय ये कुछ प्रथाएं थी, जैसे घर जवाई की प्रथा। तो खसों में घर जवाई रखने की प्रथा है। तो घर जवाई आपको सबको ही पता है। नेक्स्ट थी दोस्तों जेठों। ठीक है, जेठों प्रथा के अनुसार पारिवारिक संपत्ति में सबसे बड़ा भाई अन्य भाइयों की अपेक्षा में अधिक संपत्ति प्राप्त करता था। तो जेठ का मतलब है ही बड़ा। ठीक है, तो जेठों प्रथा के अनुसार जो परिवार में सबसे बड़ा भाई होता था उसको संपत्ति में अधिक भाग मिलता था। नेक्स्ट दोस्तों झटेला। ठीक है, तो झटेला प्रथा क्या थी? और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जेठों, झटेला, टेकुआ या घर जवाई, कोई भी एक देके आपसे पूछा जा सकता है कि किस जाति से ये सामाजिक प्रथा रिलेट करती है। तो खसों के समय ये प्रथा थी। अब बात करते हैं झटेला प्रथा क्या थी। तो इस प्रथा अनुसार यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसके पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है टेकुआ। तो टेकुआ क्या थी? खस प्रजाति में प्रचलित प्रथाओं में यह प्रथा एक महत्वपूर्ण प्रथा है। इस प्रथा अनुसार कोई विधवा वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती है। इस पर भी वंश पूर्व पति के अनुसार ही चलता रहता है तथा वर्तमान पति से उत्पन्न संतान को पैतृक संपत्ति का पूर्ण हिस्सा मिलता है। तो टेकुआ किससे रिलेटेड थी? खस से। ठीक है, इन प्रथाओं के अतिरिक्त खस अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे और जो कि देवदासी प्रथा के नाम से प्रचलित थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि देवदासी प्रथा किस जाति से रिलेट करती है? तो खस प्रथा से रिलेट करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके कोल, किरात और खस से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मैंने बताए दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जल्द ही देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।